हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि हमारे चैप्टर 4 के रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स हैं आज हम उन सबको सिंगल शॉट में कवर कर देंगे। तो ये एक सिंगल शॉट चैप्टर होने जा रहा है। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं जैसे कि राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स है, वैक्यूल्स हैं, उन सबको हम लोग आज इसमें कवर करेंगे। पीटीबी से भी देखते जाएंगे, साथ साथ हम लोग एमटी कैट के एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ऐड करते जाएंगे। तो आप लोगों ने अपनी स्पीड मेरे साथ साथ ज़रा अच्छी सी रखनी है, अपने कॉपी पेंसिल्स निकाल लें और साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट कर दें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सबसे पहले क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किए, सब चीज़ें पढ़ते हैं। सेल कंटेन्स मैनी टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज राइबोसोम्स। सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ग्रेनुलर का मतलब होता है दानेदार, यानी कि छोटे। जैसे कि हम लोग स्क्रब्स देखते हैं तो हमारे स्क्रब में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे कि एप्रिकॉट के ग्रेन्यूल्स हो गए, या और जैसे कि खशखाश होती है, पॉपी सीड्स होते हैं, पॉपी सीड्स की तरह के। पॉपी सीड्स बेसिकली ग्रेनुलर होता है। कोई भी दानेदार चीज़ को हम ग्रेनुलर कहते हैं। हर एक एक टर्म को क्लियर करते जाएंगे, जब तक टर्म्स क्लियर नहीं होंगी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है हमारा, नोन एज राइबोसोम्स। इसको राइबोसोम्स कहते हैं। किसने डिस्कवर किया? पैलेट ने। एमसीक्यू है, पैलेट इन 1955 वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी देम। ठीक है। इसके बाद साइज़ में आप लोगों को मेंशन करूँगी यहाँ पे कि जो साइज़ है राइबोसोम का वो होता है 150 टू 200 एमस्ट्रॉम। 150 से 200 एमस्ट्रॉम इन डायमीटर। ठीक है। इसके स्मॉल जो राइबोसोम का जो बहुत स्मॉल साइज़ है, देखें एमस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 होता है, यानी कि ये हम बहुत स्मॉल साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो 10⁻⁻10 वेरी स्मॉल। इसी की वजह से ये जो लास्ट ऑर्गेनेली है, जब हम इसको सेडिमेंट करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो इसके हमें इसके सेपरेट करने के लिए जो ग्रेविटी की फोर्स चाहिए होती है वो चाहिए होती है 100,000 टाइम्स। और इसको सेपरेट करने के लिए टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, डैट इज़ 1 to 2 आवर्स। 1 to 2 आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम है। ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं। इनको हम जब सेडिमेंट क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि हम एक सेल है, प्लांट या एनिमल सेल, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं तो बेसिकली वो उसको घुमाते हैं हाई स्पीड पे। ठीक है। हमने यहाँ पे फोर्स यहाँ पे बता दिया कि 100,000 टाइम्स फोर्स है, और उसकी ऑर्गेनेलिज अलग अलग हो जाती हैं। तो जो राइबोसोम्स है उसको अलग करने के लिए 1 to 2 आवर्स का टाइम चाहिए होता है। अब कितने राइबोसोम्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये जो इसका आंसर है वो ये है कि नंबर डिफरेंट होते हैं। कुछ सेल्स में हमारे पास 500,000 राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। 1 million इज इक्वल्स टू 10 लाख, और 500,000 मतलब कि हमारे पास 5 लाख तक राइबोसोम्स एक कॉमन यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यूकेरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। आरएनए कितना है, प्रोटीन्स कितने हैं? आरएनए है हमारे पास 40% और प्रोटीन्स है हमारे पास 60%। आरएनए 40%, प्रोटीन 60%। इसी वजह से इनको राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहा जाता है। आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। आरएनए जो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है वो स्पेसिफिक होता है, इसको हम आरआरएनए कहते हैं, स्मॉल आर एंड देन आरआरएनए। ठीक है। Ribosomes exist in two forms, either freely dispersed in the cytoplasm or attached with rough endoplasmic reticulum as tiny granules। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक में डिस्कस किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 फॉर्म्स होती हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ किस लिए होती है? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स अटैच हैं तो क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है। राइबोसोम्स का जो बेसिक फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे या हमारे साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होंगे। हर यूकेरियोटिक राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक स्मॉलर सब यूनिट होता है जो कि 60s होता है, और एक लार्जर सब यूनिट होता है जो कि 40s होता है। अब हमने इसको ये कंसीडर नहीं करना कि हम 60 और 40 को ऐड करें तो हम इसको 100s पार्टिकल बना दें। नो, डैट इज़ टोटली रॉन्ग। 60 और 40s पार्टिकल मिलके 80s पार्टिकल बनाते हैं। हम यहाँ पे सिंपली सम या एडिशन की बात नहीं कर रहे, हम इसके सेडिमेंट यूनिट की बात कर रहे हैं। जो S है ये इसका स्वेडबर्ग यूनिट है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया कि जब हम सेल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, इसके सेडिमेंट होते हैं पार्टिकल्स, और सारी ऑर्गेनेल्स अलग अलग हो जाती हैं। The two subunits on attachment with each other form an 80s particle।
अटैचमेंट किस तरह से कंट्रोल होती है? मैग्नीशियम आयंस के ज़रिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हेयर कि मैग्नीशियम आयंस जो है वो कंट्रोल करते हैं इसकी अटैचमेंट को। स्मॉलर और लार्जर पार्टिकल्स ने कैसे अटैच होना है, इस अटैचमेंट को किस चीज़ ने कंट्रोल करना है, वो हमारे पास जो पार्टिकल है वो है मैग्नीशियम आयंस। राइबोसोम्स जो है वो मैसेंजर आरएनए के जरिए स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे इसने मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होना है। और ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पोलीसोम्स। देखें आरएनए के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहले तो आरएनए क्या होता है? आरएनए है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। इसका आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए ने इंफॉर्मेशन कैरी करनी है, इंफॉर्मेशन कैरी करके ये राइबोसोमल आरएनए के पास आएगा और राइबोसोमल आरएनए को अपनी ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा कि इसने किस तरह का प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम ज़रूरी हैं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, और उसी के साथ साथ वो मैसेंजर आरएनए भी ज़रूरी है जो कि मैसेज लेकर आया और हमारे राइबोसोमल आरएनए को बताएगा कि कैसे मैसेज पास करेगा राइबोसोम्स को, और फिर वो दोनों मिलकर पोलीसोम बनाएंगे, ठीक है। पोलीसोम एक चेन होती है, वो चेन जिस पे हमारा एक मैसेंजर आरएनए की चेन जिस पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हों उसको हम पोलीसोम कहते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ कि पोलीसोम कैसा होता है। ये देखें, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए की चेन है, ठीक है। ये स्टार्ट हो रही है 5 प्राइम एंड से और एंड हो रही है 3 प्राइम एंड पे, और इसके ऊपर ये हमारे राइबोसोम्स अटैच हैं। देखें राइबोसोमल सब यूनिट आए, स्मॉलर एंड लार्जर दोनों। ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है, हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड आहिस्ता आहिस्ता, और जब इन्होंने प्रोटीन की फॉर्मेशन कर दी है, देखें कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, तो फिर ये लार्जर और स्मॉलर पार्टिकल्स दोबारा से अलग अलग हो जाते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइबोसोम्स जो हैं वो हमेशा अटैच फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, अलग अलग होते हैं लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स। और जब इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, अटैचमेंट होती है, पोलीसोम बनाना होता है, प्रोटीन बनाना होता है, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी होती है, तब ये दोनों लार्जर और स्मॉलर पार्टिकल्स ज्वाइन होते हैं। अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ये दोनों दोबारा से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम बड़े अच्छे से यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है पोलीसोम, और इसके साथ यहाँ पीटीपी में देख लेते हैं और क्या क्या मेंशन्ड है। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस वाले चैप्टर में डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियोलस है वो इसकी विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसकी कोई आउटर कवरिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक कवरिंग नहीं है। और जो राइबोसोम्स हैं वो न्यूक्लियोलस में असेंबल होते हैं और फिर वहाँ से उनको पोर्स के ज़रिए साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इसमें पोर्स होते हैं, पोरिन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जो राइबोसोम्स हमारे न्यूक्लियोलस में असेंबल हुए वो इन पोर्स के ज़रिए हमारे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जहाँ पे वो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो राइबोसोम्स हैं उन्होंने कहाँ पे बनना है? न्यूक्लियोलस में। और प्रोटीन ने कहाँ पे बनना है? राइबोसोम्स में। तो द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज द न्यूक्लियोलस व्हाइल दैट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इज द राइबोसोम्स, ठीक है। इसी के साथ हमारा पीटीपी से ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं कहाँ से? अपने एमटी कैट वाली बुक से। एमटी कैट के रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को अब जल्दी जल्दी बताती हूँ। तो यूक्रियोटिक राइबोसोम्स हमने डिस्कस कर लिया कि जो है एटीएस पार्टिकल बनाते हैं, लेकिन जो प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स हैं वो स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं। हमने डिफरेंस में इस बात को स्टडी किया कि प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स स्मॉलर साइज्ड होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स का होगा 50S और स्मॉलर सब यूनिट होगा 30S, और ये दोनों मिलकर 70S पार्टिकल बनाएंगे। हाँ मेंशन कर देती हूँ मैं, 50S प्लस 30S गोज़ टू फॉर्म 70S, ठीक है। ये किस केस में है? ये हमारे प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स के केस में हम इस बात को पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ राइबोसोमल आरएनए हमने पढ़ लिया है कि या फ्रीली डिस्पर्स होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट भी पढ़ लिया है कि मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन की वजह से अटैचमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। इसी के साथ साथ जो सॉल्ट बॉन्ड्स बनाने होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप आरएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है जो अमाइनो एसिड का, ठीक है, ये दोनों यूज़ होते हैं। या फिर मैग्नीशियम आयन्स और साल्ट बॉन्ड्स, ठीक है। जो दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं वो दोनों
सिर्फ अपने फंक्शन के टाइम पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी कि फंक्शन के टाइम पे अटैच होते हैं। इसी के साथ साथ जो पोलीसोम है, पोलीसोम को हम पोलीराइबोसोम भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एमडी कैट। पोलीराइबोसोम, ठीक है, इसको हम पोलीराइबोसोम कहते हैं। पोलीराइबोसोम के ज़रिए बहुत सारी सेम पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी कॉपीज़ बहुत लेस टाइम में बन सकती हैं। देखें, एक एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, सॉरी, एक मैसेंजर आरएनए कितने टाइप के प्रोटीन बनाएगा। तो आंसर इस कि एक मैसेंजर आरएनए एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा। टाइप एक होगी लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाता है। एक ही प्रोटीन की बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा। आई होप आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक तरह का मैसेंजर आरएनए एक टाइप का प्रोटीन बनाएगा। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है कि प्रोटीन की टाइप एक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर भी एक है। नंबर बहुत सारे होंगे लेकिन टाइप एक होगी। इसी के साथ साथ जो इसका राइबोसोम का फंक्शन है वो हमें पता चल गया है कि प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। और राइबोसोम का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स को। ठीक है, सिंगल शॉर्ट लेक्चर है हमारा। हम जितने टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं उनको सबको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और अब हम लोग मूव ऑन करते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ। तो हम पहले पीटीबी से डिस्कस करेंगे कि गोल्जी ऑपरेटर्स किसने डिस्कवर किया। गोल्जी ऑपरेटर्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। डेट्स हम हमेशा याद रखेंगे। इसी के साथ साथ दिस ऑपरेटर्स विच वाज वर्चुअली फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, तमाम यूकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न तो होगी कि ये क्यों सब में प्रेजेंट है। तो देखें, जो गोल्जी ऑपरेटर्स का मेन फंक्शन है ना, ये एमसीक्यू इतना रिपीट होता है, एमडीकैट में इतना रिपीट होता है, आपने जो मर्जी स्टेटमेंट घुमा लें, जो मर्जी स्टेटमेंट को मोल्ड करें, जब गोल्जी ऑपरेटर्स की बात आएगी तो आप लोगों ने सिक्रीशन वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है कि गोल्जी ऑपरेटर्स का मेजर फंक्शन है सिक्रीशंस। इसको सिक्रेटरी ऑर्गेनेली भी हम कहते हैं। और ये इसी वजह से तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेन मेम्ब्रेन बाउंड्री सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी इसमें भी प्रेजेंट है। These cisternae together with associated vesicles are called Golgi complex। यहाँ पे देखेंगे ये सिस्टर्नी है, ठीक है, सिस्टर्नी और इनके साथ इनके वेसिकल्स। ये देखें, न्यू वेसिकल फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, वेसिकल्स फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटर्स। ये गोल्जी ऑपरेटर्स और सिस्टर्नी, इन दोनों को कलेक्टिवली हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स आप लोग देख रहे हैं कि ये देखें, ये सेंट्रल स्टैक है और इसके इर्द गिर्द ये हमारे सिस्टर्नी प्लेस्ड हैं, ये वेसिकल्स हैं। ये सारा जो पूरा है सिस्टम, ये सारा सिस्टम हमारा गोल्जी ऑपरेटस गोल्जी बॉडी या गोल्जी स्टैक कहलाता है, ठीक है। सेंट्रल स्टैक्स जो हैं वो कंटिन्यूसली फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वेसिकल्स आते हैं, इनके साथ फ्यूज़ करते हैं। ये आगे ही बात लिखी हुई है कि फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विच आर प्रोबेबली डिराइव्ड बाय द बडिंग ऑफ SER। देखें, मैं आप लोगों का इसका एंड पे ना एक टेबल भी बनवा दूंगी छोटा सा, कि सबसे पहले हमारा वेसिकल है, उसने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ होना है, उसने आना है गोल्जी ऑपरेटर्स के पास। गोल्जी ऑपरेटर्स के बाद वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आउटर कन्वेक्स सरफेस इज़ द फॉर्मिंग फेस। जो इसकी आउटर हाफ सरफेस देख रहे हैं, कन्वेक्स सरफेस जो है, दो टाइप के लेंसेज होते हैं हमारे पास, एक कन्वेक्स और एक कनकेव, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स फॉर्म की। जो इसकी कन्वेक्स फॉर्म है वो है इसका फॉर्मिंग फेस, ठीक है। ये देखें, ये फॉर्मिंग फेस है। बल्कि जो इनर कनकेव सरफेस है वो इसका मैच्योरिंग फेस है, ठीक है। ये देखें, ये है हमारा फॉर्मिंग फेस। ये देखें, ये इस तरह ये है कन्वेक्स सरफेस जो है, ये फॉर्मिंग फेस बना रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप कि ये देखें, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, कनकेव टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका मैच्योरिंग फेस है, ठीक है। ये सिस्टर्नी वेसिकल्स की फॉर्म में टूटते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। होल स्टैक जो है इसको हम कैसे मूव आउट करते हैं? फ्रॉम द आउटर टू द इनर फेस। आउटर से हम इसको स्टडी करना शुरू करेंगे और इनर फेस तक आएंगे, ठीक है, जब हम इसके नंबर्स को काउंट कर रहे होते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम बनाई गई है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये देखें, ये हमारा पास
न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ ही हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी ऑपरेटस प्लेस्ड है, और ये हमारा लाइसोसोम प्लेस्ड है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ होते हैं वेसिकल्स, ठीक है। बर्ड ऑफ होने के बाद ये आते हैं गोल्जी ऑपरेटस के पास। गोल्जी ऑपरेटस में इनकी मैच्यूरेशन होती है, बल्कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बनते हैं, जैसे कि इनकी इर्द गिर्द ऑर्गेनेल वो मेम्ब्रेन्स प्लेस्ड की जाती हैं, ठीक है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना। इनके सेल वॉल बनती है, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स प्लेस्ड होती हैं, और फिर इन वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या लिखा गया है। द एरोस शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स। देखें यहाँ पे प्रोटीन्स जो बन रहे हैं उनकी सारी डायरेक्शंस बताई गई हैं कि कहाँ से कैसे कैसे ये मूव करते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास से ये वेसिकल्स के पास जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स गोल्जी के, और वहाँ से ये लाइसोसोम्स के पास भेजे जा रहे हैं। दीज प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स इन द गोल्जी ऑपरेटस। जो इसकी ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्शन है, इसका मतलब है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन रहा है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके साथ प्रोटीन्स ऐड किए तो हमने बना दिया ग्लाइकोप्रोटीन। ये हमारी हो रही है यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहा है। बेसिकली यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स हो रही है क्योंकि प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। Golgi complex is concerned with cell secretions. Very important topic. Secretions are products formed within the cell on ribosomes. राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी तो ये सिक्रीट करेगा अपनी प्रोडक्ट को, और फिर उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस तक भेज दिया जाएगा। सिक्रीशंस को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उनको पैक करते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन्स। ये सिंपल इसकी एग्जांपल यूँ समझ लें, आपकी एक फैक्ट्री है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। वहाँ पे पहले एक प्रोडक्ट बन रही है, फिर उसको हम कन्वेयर बेल्ट तक भेज रहे हैं जहाँ से वो पैकेजिंग साइड पे आ रही है। वहाँ पे उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन या उसका एक रैपर या एक पैकेजिंग की जा रही है। वो पैक होने के बाद अपनी कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट जो है वो हमारा पाथवे है सेल के अंदर, और फिर उसके थ्रू ये बॉक्स में पैक होकर और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है जहाँ पर इसकी कंजप्शन होनी है, यानी कि कस्टमर्स तक आनी है, ठीक है। इसी तरह इसका फंक्शन है कि पहले सिक्रीशंस बनती हैं राइबोसोम्स में, सिक्रीशंस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर गोल्जी ऑपरेटर्स और फिर एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज़ अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ these ग्रेन्यूल्स। प्रोटीन्स और एंजाइम्स which have to be transported out of the cell pass through the गोल्जी ऑपरेटस। जो भी एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं, यानी कि गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन तो है सिक्रीशन का है। अब हमारे सेल में जो भी प्रोटीन्स या एंजाइम्स इनको ट्रांसपोर्ट होना है सेल से बाहर, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ से गुजरती हैं? गोल्जी ऑपरेटस से। Most important function of operators is to modify the proteins and lipids by adding carbohydrates and converting them into glycoproteins and glycolipids, ठीक है। मैं जल्दी आप लोगों को एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें नोट डाउन करवाना चाहूँगी, वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लें। सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मिंग फेज़ की बात करेंगे कि फॉर्मिंग फेज़ क्या होता है। सबसे पहले बल्कि ये बताना चाहूँगी कि प्लांट्स में गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में इसको हम डिक्टायोसोम कहते हैं, डिक्टायोसोम, ठीक है। प्लांट में हम इसको डिक्टायोसोम कहेंगे। इसके नंबर कितने हो सकते हैं? एनिमल सेल में इट मे बी 3 to 7, और लोअर ऑर्गेनिजम्स में अप टू 30 सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल रीजन जो है इसका बेसिकली वो इसके दो एंड्स हैं या दो फेसेस हैं। एक फॉर्मिंग फेस हमने पढ़ा, एक मैच्योरिंग फेस पढ़ा। फॉर्मिंग फेस को हम सिस गोल्जी भी कहते हैं। सिस गोल्जी क्या है? आउटर है और प्रॉक्सिमल कन्वेक्स फेस है गोल्जी ऑपरेटस का, और ये न्यूक्लियस के करीब होता है। ये देखें, जो इसकी फॉर्मिंग फेस है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और ये फॉर्मिंग फेस इसका न्यूक्लियस के पास है। सिस गोल्जी इसको कहते हैं। आउटर पार्ट है इसका, प्रॉक्सिमल कन्वेक्स फेस है इसका, ठीक है। जबकि इनर है, मैच्योरिंग है, इसको हम ट्रांस गोल्जी कहते हैं। सिस ट्रांस हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, वही वाले ट्रांस की बात हो रही है यहाँ पे। ये इनर है। डिस्टल कनकेव फेस है हमारे पास, ये मैच्योरिंग फेस है, और यहाँ से सिस्टर्नी ब्रेक होते हैं वेसिकल्स में, और ये साइट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी मैच्योरिंग साइट है, ये गोल्जी ऑपरेटस आ गया, ये हमारी फॉर्मिंग फेस है गोल्जी ऑपरेटस की, और ये न्यूक्लियस और फिर अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है, होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। सेल सिक्रीशन इसका जो बेसिक फंक्शन है वो सेल सिक्रीशन है। इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, या इसको ग्लाइकोसिलेशन भी कहते हैं, ग्लाइकोसिलेशन। प्रोटीन्स और लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको हम ग्लाइकोसिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन है वो बेसिकली फिनिशिंग है, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट है। सेल ऑर्गेनेल्स बनाता है। अब कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स गोल्जी ऑपरेटर्स से बनती हैं? लाइजोसोम, पेरोक्सीसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये 3 ऑर्गेनेल्स ऐसी हैं जो कि गोल्जी ऑपरेटर्स से बनती हैं। और गोल्जी ऑपरेटर्स कहाँ से बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। पॉइंट टू बी नोटेड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बडिंग से गोल्जी ऑपरेटर्स बनाता है और गोल्जी ऑपरेटर्स लाइजोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और पेरोक्सीसोम बनाता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्रेन्यूल्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो ग्रेन्यूल्स हमारे गोल्जी ऑपरेटर्स बनाता है। गोल्जी ऑपरेटर्स फिर उनको सिक्रीट करता है और उनके साइट तक लेकर जाता है। कौन सी साइट? जहाँ पे इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। इसके अलावा गोल्जी ऑपरेटर्स प्लांट्स में सेल वॉल का फंक्शन भी, सेल वॉल की फॉर्मेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर ये एमसीक्यू आ जाए कि फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल टेक्स प्लेस इन, तो हम कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल टेक्स प्लेस इन डिक्टायोसोम्स इन प्लांट्स, राइट। फ्रेगमोप्लास्ट, क्योंकि जो सेल डिवीजन होती है ना, वो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन जो सेल डिवीजन के दौरान होती है वो बाद में सेल वॉल बन जाती है न्यू सेल की। प्लांट्स के केस में बात कर रही हूँ क्योंकि प्लांट्स के केस में सेंट्रियोल एब्सेंट्स होते हैं और वहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन जब होती है सेल डिवीजन के दौरान, तो वो बाद में सेल वॉल बना देता है नए सेल की। इसके अलावा स्पर्मियोजेनेसिस के फंक्शन में एक्रोसोम बनाता है। एक्रोसोम हेड हम पढ़ेंगे स्पर्म में। जो इसका एक्रोसोम हेड है, ये देखें, ये इसका जो एक्रोसोमल हेड है, ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन है ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, ये गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन है। इसके अलावा एग है जो ह्यूमन बॉडी रिलीज करती है। एग के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन। वाइटलिन मेम्ब्रेन जो है एग की, वो भी गोल्जी ऑपरेटर सिक्रीट करता है, वाइटलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा एग है और वाइटलिन मेम्ब्रेन गोल्जी ऑपरेटर सिक्रीट करता है और एक्रोसोमल हेड बनाता है स्पर्म का ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्म बनाने का फंक्शन, स्पर्म बनाने का प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ सिस्टर्नी डिस्कस हो गए, फंक्शनल रीजन हो गए और फंक्शंस हमने गोल्जी ऑपरेटर्स के अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डैट इज़ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। लाइजोसोम्स हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलियन। सबसे पहले सॉरी वर्ड रूट पहले स्टूडेंट्स, वर्ड रूट। लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग, यानी कि तोड़ना, टूटना। ये किससे टूट के बने हैं? गोल्जी ऑपरेटर से। और सोमा तो हमें पता है, सोमा को आप लोग जल्दी से रट लें मेरे स्टूडेंट्स के। सोमा हमेशा जहाँ पे सोमा की बात आएगी डैट मीन्स बॉडी। डिस्कवरी किसने की? क्रिस्टन रेने डिटर्व 1949 में इसकी डिस्कवरी हुई। अक्रेंस कहाँ पे होती है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सिवाय मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स के। एक्सेप्शनल केस आर ऑलवेज देयर। लाइजोसोम्स मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में जो सेंट्रल वैक्यूल है वो लाइजोसोम के तौर पे फंक्शन करता है। प्लांट्स में लाइजोसोम एज सच प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन सेंट्रल वैक्यूल जो फंक्शन है वो लाइजोसोमल फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ प्लांट्स में लाइजोसोम कम होते हैं। इसकी रीज़न क्या है ये हम जब अपना पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एनिमल सेल्स में लाइजोसोम की ज़रूरत ज़्यादा और प्लांट सेल में लाइजोसोम की ज़रूरत कम क्यों है। इसी के साथ साथ तमाम फंजाई में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैं अक्रेंस की बात कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। फंजाई में प्रेजेंट होता है और बहुत सारे बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, वो भी लाइजोसोम के तौर पे एक्ट करती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है हम इसको पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 है आई गेस, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनर और आउटर लेयर के दरमियान पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, वो स्पेस लाइजोसोम के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं लाइजोसोम की क्या होती है। लाइजोसोम में बहुत सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? एसिड फॉस्फेट होता है या तमाम किस्म के हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं
जैसे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स है, लाइपेजेस है, न्यूक्लियसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ लेते हैं आगे जाके यहाँ पे कि मैं कौन कौन से आप लोगों के सामने नेम्स मेंशन कर रही हूँ। ये देखें, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है सिंपल सैक्स रिच इन एसिड फॉस्फेटेजेस एंड सेवरल अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेजेस, न्यूक्लियसेस, प्रोटीएसेस। लाइसोसोम्स में अराउंड 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कितने हैं, 40। इसी के साथ साथ ये जो इंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल में, उनकी ब्रेक डाउन में भी हेल्प करते हैं। और ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी जो नेचर है लाइसोसोम्स की वो क्या होती है। तो लाइसोसोम्स की नेचर एसिडिक नेचर होती है, क्योंकि इसमें जितने इंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, तमाम हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स हैं। इस वजह से लाइसोसोम्स में ये एसिडिक इंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से इसकी नेचर भी एसिडिक है। साइज़ जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें कवर करना है आज। साइज़ देखते हैं कि इसका 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ हो सकता है डायोमीटर में। इसके अलावा लाइसोसोम्स जो है वो वाइट ब्लड सेल्स में लार्जेस्ट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में लार्जेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स का मेजर फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, सेल से तमाम किस्म के जर्म्स या एंटीजेंस उनको फिनिश करना, और इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी काम कर रही है। व्हाट इज़ द आर्मी, वाइट ब्लड सेल्स जो आर्मी है हमारे सेल की, उनका यही फंक्शन है, ब्रेक डाउन फंक्शन है। इसके अलावा तमाम किस्म के हमारी बॉडी को जर्म से महफूज करना। तो लाइसोसोम्स का भी स्प्लिटिंग बॉडीज़ वाला फंक्शन है। इस वजह से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, फेगोसाइटोटिक वाइट ब्लड सेल्स, वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होते हैं साइज़ में। नंबर को डिस्कस करते हैं। नंबर डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो यूजुअली हम नंबर को डिस्कस करते हैं वो 15 to 20 कंसीडर किया जाता है पर सेल। लाइसोसोम्स का ओरिजिन क्या है गाइस? लाइसोसोम्स का ओरिजिन है हमारा गोल्जी ऑपरेटस, और गोल्जी ऑपरेटस का ओरिजिन क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बातें मैं रिपीट करा करा के आप लोगों को रटवा दूंगी कि लाइसोसोम्स का ओरिजिन है गोल्जी ऑपरेटस। लाइसोसोम की टाइप्स हैं, जल्दी जल्दी हम पहले इसको स्टडी कर लेते हैं यहाँ से के पीटीबी में से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है। लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे। दीज वर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब अलग से कंसीडर किया जाना एज अ सेपरेट कंपोनेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम बाय क्रिस्टियन वैन डिडव इन 1949, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। लाइसोसोम स्प्लिटिंग बॉडीज आर फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कि हमारी बॉडी में जाके डिजीज़ कॉज करेगा या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा या टॉक्सिक होगा, that gains entry into the cell is immediately engulfed by lysosomes and it is commonly broken down into simple digestible pieces. इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस लिटरली मीनिंग ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। ये किस सेल में मोस्ट अबंडेंट होते हैं? ये उन सेल्स में अबंडेंट होते हैं जिनका फंक्शन है फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करना। They are bounded by single membrane and are simple sacs rich in acid phosphatases and several other hydrolytic enzymes. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और इसमें एसिड फॉस्फेटेजेस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम मैंने आप लोगों को पहले बताया, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेजेस, न्यूक्लियसेस और प्रोटीएजेस हैं। ये एंजाइम्स आर में बनते हैं। आर में कैसे बनते हैं? यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और फल्जर कहाँ प्रोसेस होते हैं? गोल्जी ऑपरेटस में। गोल्जी ऑपरेटस में कैसे प्रोसेस होते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स का फंक्शन गोल्जी ऑपरेटस में परफॉर्म होता है, और गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन है सिक्रीशन। तो एज इट इज़ लाइसोसोम का फंक्शन क्या हुआ? इनको यूज़ करना और फिर हमारी बॉडी में इनको यूटिलाइज करना। प्रोसेस्ड एंजाइम्स गोल्जी वेसिकल से अलग होते हैं और उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स भी कहते हैं। ये बेसिकली राइबोसोम्स में आर पे राइबोसोम्स के फंक्शन में ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम और एसिड फॉस्फेटेजेस बनते हैं। ठीक है, बाद में इन एंजाइम्स को गोल्जी ऑपरेटस के पास लाया जाता है। गोल्जी ऑपरेटस इनको बर्ड ऑफ करता है गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में, और फिर इनको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। पूरा मैंने आप लोगों को साइकिल बता दिया है कि कैसे कैसे होता है। राइबोसोम्स एंड आर फॉर्म्स प्रोटीन्स, वो आते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के पास, वहाँ मॉडिफाई होते हैं, पैकिंग होती है, गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में ये चले जाते हैं लाइसोसोम्स के पास। लाइसोसोम कंटेन्स दोज एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोस्ड फूड पार्टिकल्स। ठीक हो गया जी, आगे देखते हैं। ये पूरा चार्ट बना हुआ है हमारे पास कि ये फूड आ रही है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये फूड पार्टिकल्स ने लाइसोसोम ने इसको एनगल्फ किया है और फिर ये फूड वैक्यूल बन गया है। ठीक है, ये आ रहा है आगे, और ये लाइसोसोम के साथ जब लाइसोसोम और फूड पार्टिकल्स मिलेंगे तो इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल इज इक्वल्स टू सेकेंडरी लाइसोसोम गाइस।
प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल्स, ये मिलके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ठीक है, इनको सेकेंडरी लाइसोसोम्स को हम फेगोसोम्स भी कहते हैं। फेगोसोम्स, पॉइंट नोट करें, फेगोसोम्स कहेंगे इनको, सेकेंडरी लाइसोसोम्स को फेगोसोम्स कहेंगे। एमसीक्यू है, मोस्ट रिपीटिंग एमसीक्यू ऑफ एमडी-कैट, स्पेलिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, फेगोसोम्स। इसके साथ साथ टर्शरी लाइसोसोम्स को हम रेसिडुअल बॉडीज़ भी कहते हैं। ये क्या क्या होते हैं, तो देखें, टर्शरी लाइसोसोम्स हम एमडी-कैट में पढ़ेंगे, हमारे पीटीबी में यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बताऊंगी कि टर्शरी लाइसोसोम को रेजिडुअल बॉडीज़ भी कहते हैं। देखें, कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है एब्जॉर्प्शन के बाद साइटोप्लाज्म में, तो वो वाले लाइसोसोम जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल कैरी कर रहे हैं उनको हम रेजिडुअल का मतलब वैसे ही बच जाने वाला, रह जाने वाली चीज़ को रेजिडुअल कहते हैं। ठीक है, तो वो वाले अनडाइजेस्टेड मटीरियल, वो वाले लाइसोसोम जिनमें अनडाइजेस्टेड मटीरियल प्रेजेंट है, उनको हम रेजिडुअल लाइसोसोम्स या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी कहेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का जो यूनिसेलुलर बॉडीज़ हैं उनमें फंक्शन क्या है, लाइपोफिस्किन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, लाइपोफिस्किन ग्रेन्यूल्स जो कि लिपिड से बने होते हैं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली वो जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी, अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक्स्ट्रा वाटर आ जाए तो उनकी सिक्रीशन के लिए ये प्रोसेस होता है, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यूज़ होते हैं। ऑटोफेगोसोम्स का फंक्शन ये देखें, ऑटोफेगोसोम यहाँ पे टर्म डिस्कस की गई है, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है एक्चुअली। तो वो लाइसोसोम जो अपने ही पार्ट को, सेल के पार्ट्स को खा लें, उनको ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। जैसे कि कुछ लाइपोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स है, वो माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन रैपिडली परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हर चीज़ की एक लाइफ टाइम होता है, उसने उसके बाद रिटायर हो जाना होता है। जैसे ह्यूमंस का लाइफ टाइम चल रहा है, डोंट नो कब कौन एक्सपायर हो जाए, इसी तरह हमारे सेल की ऑर्गेनेल्स भी हैं। तो जब कोई हमारी ऑर्गेनेली डेड हो जाती है या एक्सपायर हो जाती है या ब्रोक डाउन हो जाती है, टायर्ड अप हो जाती है, तो लाइसोसोम उनको ईट अप करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम्स। डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और ऑटोफेगोसोम्स को हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स भी कहते हैं। ये देखें, द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड ऑटोफेगोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। इसी के साथ साथ हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं लाइसोसोम के। दीज आर इन्वॉल्व इन ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है, सेल्फ ईटिंग ऑफ द सेल। सेल्फ ईटिंग ऑफ द सेल मैंने आप लोगों को अभी बताया, जब सेल स्ट्रेस में आ जाता है, समटाइम्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू एरिड इन्वायरमेंट, ड्राई इन्वायरमेंट, और ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, और ड्यू टू द अदर ओवरवर्क की वजह से, जब सेल स्ट्रेस में होता है तो सेल जब टायर्ड हो जाता है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सेल अपने आप को ईट कर लेता है। सेल्फ ईटिंग का जो प्रोसेस है उसको ऑटोफेजी कहते हैं। इस प्रोसेस में कुछ ओल्ड वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल, जैसे कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आपको एग्जांपल दी, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस तरह जो सेल का मटेरियल है वो रिसाइकल होता है और एक नया सेल रिन्यू होकर आ जाता है हमारे सामने। वो इंजाइम्स, द इंजाइम्स कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अ डीजनरेशन ऑफ द सेल, यानी कि जो इंजाइम्स, इसके एसिडिक इंजाइम्स हैं, वो डीजनरेशन का प्रोसेस भी परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में अकर ड्यूरिंग सम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें, जब ह्यूमन बेबी पैदा होता है ना, उससे पहले जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसकी 5 फिंगर्स आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे कि हम देखें तो अगर सैलमेंडर है या हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, उनके वेब्ड टोज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में, तब ऑटोफेगी होती है और ये पांचों फिंगर्स को हमारे अलग अलग करती है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है। लाइसोसोम्स आल्सो रिलीज एंजाइम फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, क्योंकि हमारी ये स्टमक में डाइजेशन हो रही है या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर के अलावा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। ठीक है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के प्रोसेस को हम हेट्रोफेजी भी कहते हैं, या फेगोसाइटोसिस हमने डिस्कस कर लिया है, ऑटोफेजी कर लिया है, सेल्फ ईटिंग है। डीजनरेशन ऑफ द सेल को हम ऑटोलाइसिस भी कहते हैं। ऑटोलाइसिस क्या, जो इंजाइम्स हैं लाइसोसोम के, वो काम करते हैं डीजनरेशन का भी। ठीक है, और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जैसे कि मेटामॉर्फोसिस है, उसमें भी ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी हमारे ह्यूमन फिंगर्स की, कि जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट पांचों की पांचों फिंगर्स इन द फॉर्म ऑफ वेब होती हैं और फिर ऑटोफेजी होती है, ऑटोलाइसिस होती है सॉरी, और फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसी फंक्शन की वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सुसाइड क्या होता है, खुद ही अपनी जान ले लेना।
तो लाइसोसोम का फंक्शन भी यही है कि खुद ही सेल के वो पार्ट्स जो जिनकी अब फर्दर ज़रूरत नहीं है उनको डाइजेस्ट कर लेना। जैसे कि ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी की आर्मी है जो कि हमारी बॉडी को हर तरह के टॉक्सिन्स और हार्मफुल मटेरियल से प्रिवेंट कर रही है, राइट। तो जो ओल्ड वाइट ब्लड सेल्स भी ऑब्वियसली जब एक वॉर हो रही होती है तो दोनों साइड्स का नुकसान होता है। तो इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स भी डेड हो जाते हैं या ओल्ड हो जाती हैं, या फिर प्लेटलेट्स हैं हमारी बॉडी में, या फिर एपिथेलियल सेल्स हैं, ये भी ऑटोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए, ये सुसाइडल लाइसोसोम ऑटोलाइसिस के ज़रिए इनको रिन्यू करता है और रिमूव करता है। इसी के साथ साथ एक हमारी टर्म है क्रीनोफेजी। एमडी कैट, टोटली एमडी कैट अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्रीनोफेजी क्या है। समटाइम्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो विल डिस्कस इट इन चैप्टर नंबर 12। जो एमडी कैट पढ़ रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हर चीज़ एक्सेस में रिलीज़ हो सकती है। पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि कोई भी चीज़ ड्यू टू एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो जाए। तो जो एक्सेस हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है वो लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इस स्टेज को हम कहते हैं, प्रोसेस को हम कहते हैं क्रीनोफेजी। ठीक है। इसी के साथ साथ एक्सोसाइटोसिस या सेल एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो भी लाइसोसोम परफॉर्म कर रहा है। कैसे हो रहा है? देखें, ह्यूमन बॉडी है, इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी की कोई बोन टूट जाती है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, या कोई बोन का मैट्रिक्स या कार्टिलेज जो है वो बोन का ब्रेक डाउन कर सकता है, या फिर तब जब बोन की रिमॉडलिंग प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, तब ऑटो लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसके एक्सोसाइटोसिस और सेल एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करके रिमॉडलिंग प्रोसेस करते हैं और इंजरी के रिस्पॉन्स में काम करते हैं। ठीक है। अब हम डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि म्यूटेशन की वजह से होती हैं। अगर लाइसोसोम हमारी बॉडी में प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हो जाती हैं। होती किस वजह से हैं? म्यूटेशन की वजह से होती हैं। दो कॉजेज़ हैं, म्यूटेशन और लेक ऑफ प्रॉपर एंजाइम्स। ठीक है। सेवरल congenital disease have been found to be due to accumulation within the cell of substances such as glycogen or various glycolipids. इनको स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं। किस वजह से होती हैं? म्यूटेशन की वजह से होती हैं। ये लाइसोसोमल एंजाइम्स म्यूटेशन हुई है और वो लाइसोसोमल एंजाइम नहीं बन पाया जिसने कैटाबॉलिज्म यानी कि तोड़फोड़ करनी थी किसी सब्सटेंस की। अब जब तोड़फोड़ नहीं हुई तो वो एक अपने मेगा मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है। जब वो छोटा ही नहीं हो पाया तो उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो पाई तो वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़, जो कि होती है लीवर और मसल सेल्स में ग्लाइकोजन जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज के अंदर ग्लाइकोजन फिल होना शुरू हो जाता है, और एक पॉइंट जाता है कि ग्लाइकोजन इतना ज़्यादा लीवर और मसल्स में फिल हो जाता है कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ हो जाती है। ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ किस वजह से होती है? एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से। अराउंड 20 सच डिजीज़ हमारी बॉडी में हो सकती हैं अगर हमारी ये लाइसोसोमल एंजाइम्स एब्सेंट हो जाएं या कोई म्यूटेशन हो जाए। इसी के साथ साथ अंदर वेरी कॉमन एग्जांपल टे सैक्स डिजीज़ है। किस वजह से होती है? वो एंजाइम जो कि कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है लिपिड्स की, यानी कि लिपिड्स की तोड़फोड़ में। अगर लिपिड्स तोड़फोड़ नहीं हो रही तो लिपिड्स एज इट इज़ स्टोर होना शुरू हो जाएंगे ब्रेन सेल्स में, और इतना लिपिड स्टोर हो जाएगा कि वो इवेंचुअली डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, पॉइंट नोट करें। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ किस वजह से होती है? अल्फा ग्लूकोसिडेज, अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम है जो कि डिग्रेड करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, और इस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ हो जाती है। इसको जीएसटी यानी कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ टे सेक्स डिजीज़ किस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से होती है? बीटा हेक्सोस अमाइनीडेज, बीटा हेक्सोस अमाइनीडेज। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ, बीटा हेक्सोस अमाइनीडेज। इस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से टे सेक्स डिजीज़ हो जाती है, और ये सब्सटेंस ब्रेन में जाके गैंग्लियोसाइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि इतने टॉक्सिक लेवल तक हाई हो जाता है समटाइम्स बेबीज़ में और समटाइम्स यंग चिल्ड्रंस में, छोटी छोटी एज में, अराउंड 7 to 12 में। और फिर ये न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। जब न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली अकोमोडेशन शुरू हो जाएगी हमारे ब्रेन सेल्स में लिपिड्स की, और इसी के साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है अगर उसको प्रॉपरली क्योर ना किया जाए, वक्त पे इसको ना डायग्नोस किया जाए, तो फिर ये इवेंचुअली डेथ तक पहुंच जाता है। ठीक है।
इसी के साथ साथ हम लोग जल्दी जल्दी अपने बाकी दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारे पेरोक्सिसोम है और ग्लाइऑक्सिसोम है उसको देखते हैं। पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो फर्स्टली डिस्कवर किए थे क्रिस्टियन रेनी डिटॉव और हिज कोवर्क इन 1965 में फ्रॉम लीवर सेल्स एंड अदर टिश्यूज विच आर एनरिच्ड विद सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम सच एज पेरोक्सीडेज। देखें नेम देखें और एंजाइम देखें, पेरोक्सीडेज और पेरोक्सिसोम, और इनका फंक्शन भी इन्हीं से रिलेटेड है। कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड सम अदर एंजाइम्स। Name peroxisome was applied because this organelle is functionally involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide. What is hydrogen peroxide? It's H2O2. ठीक है, peroxisome नेम इसी वजह से डिराइव है कि ये हाइड्रोजन peroxide की डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना था। These are single membrane enclosed cytoplasmic organelles found both in animal and plant cells. यानी कि ये एनिमल और प्लांट दोनों में फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है। दीज आर करेक्टराइज्ड बाय कंटेनिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कंटेनिंग ऑक्सीडेजेस एंड कैटालिसिस। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, MCQ है। दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड मैनी सेल टाइप ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, नंबर देख लेते हैं कि कितना नंबर इनमें प्रेजेंट हो सकता है। तो ये 70 to 100 प्रेजेंट होते हैं पर सेल। एक सेल में 70 to 100 पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन करना। मैं इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पे, बल्कि मेंशन कर देती हूँ मैं इक्वेशन। तो ये देखें H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, गोज़ टू फॉर्म वाटर प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का जो फंक्शन है वो भी पेरोक्सिसोम में होता है। और इसी के साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन जो है, पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होता है। फोटो रेस्पिरेशन को हम डिटेल में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। फोटो रेस्पिरेशन में एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा स्टेप होता है बेसिकली जो कि पेरोक्सिसोम में होता है। कौन सा प्रोसेस है? इस प्रोसेस में ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन। ये वाला जो स्टेप है ये हमारा पेरोक्सिसोम में परफॉर्म हो रहा है। और इसमें जो इंजाइम इन्वॉल्व होता है उस इंजाइम का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। यहाँ पे देखें ऑक्सीडेज कैटालेज, तो यहाँ जो इंजाइम है उसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, इसी वजह से ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज यहाँ पे, इसका मैंने आपको फंक्शन बता दिया है कि इस स्पेसिफिक ऑक्सीडेज का फंक्शन कहाँ पे है? ग्लाइकोलेट की कन्वर्जन इनटू ग्लाइसिन। फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, पेरोक्सिसोम में हो रहा है। इसी के साथ साथ ग्लाइऑक्सिसोम देख लेते हैं। ये भी हमारी छोटी सी एक माइक्रो बॉडी है, छोटी सी ऑर्गेनेली है, इसको हम माइक्रो बॉडीज़ भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज को माइक्रो बॉडी कहते हैं। माइक्रो बॉडी क्या है? प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनेली, आप देखें ओनली प्लांट्स नॉट एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में ये प्रेजेंट होती है एक ऐसी ऑर्गेनेली जो कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालिस के अलावा अदर नंबर ऑफ एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। अब कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्लांट सेल्स में तो प्रेजेंट हैं लेकिन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे? तो हमारा ध्यान फ़ौरन फोटोसिंथेसिस की तरफ जाएगा कि प्लांट सेल जो फोटोसिंथेसिस करें, एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, तो यकीनन ये वही वाले एंजाइम्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, या फिर इनका फंक्शन सीड से रिलेटेड होगा या फिर प्लांट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। इस ऑर्गेनेलिक ग्लाइऑक्सिसोम ये उन सेल्स में अबंडेंट होती हैं प्लांट सीडलिंग में जो कि रिलाई करते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड्स में टू प्रोवाइड देम विद एनर्जी। देखें, प्लांट्स हों या एनिमल बॉडीज हों, दोनों में जो मेन एनर्जी सोर्स है वो फैटी एसिड यानी कि लिपिड्स हैं। एंड मटीरियल टू बिगन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज इन दिस जर्मिनेटिंग सीडलिंग इज द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट्स।